responsible citizen of India, Jai Hind. Before I start, let me share my confusion with you. I thought in which language, rather I was wondering in which language I should communicate with you. In English, a language of communication, or Marathi, my mother tongue. But as usual, I say, थोड़ी सी मैं बीवी हूँ, थोड़ी सी मैं बीवी हूँ, थोड़ी सी मैं माँ हूँ, थोड़ी सी मैं नानी हूँ, लेकिन पहले हिंदुस्तानी हूँ। तो क्यों ना मैं आपके साथ हिंदुस्तानी में गुफ्तगू करूँ। उसके पश्चात वाणी, कौन सी वाणी में मैं आपके साथ बात करूँ। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती या परा। वैखरी जो हम आपस में बात करते हैं वो वाणी है। मध्यमा जो हम इशारों से बोलते हैं, वाणी इशारों की है। लेकिन पश्यंती है वो हृदय से निकलती है और हृदय तक पहुंचती है, जहां एहसास होते हैं, अल्फाज नहीं। तो मैं पश्यंती में बोलूँगी और आप वो महसूस करेंगे। तो मैंने मेरी 17-18 साल से मैं इन सैनिकों से बहुत जुड़ी हूँ। वो मुझे हर जगह, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उरी, पूंछ, रजौरी, नगरोटा, नौशेरा, द्रास, कारगिल, बटालिक, कक्सर, तुर्तुक, चुमार पोस्ट, सियाचिन बेस कैम्प, राजस्थान, हर जगह मुझे ये सैनिक मिला। सैनिक को मैंने जाना, पहचाना और हमेशा मेरे मन में ये आया, तान कर सीना चलते हो तुम, सिंह की संतान हो तुम, तान कर सीना चलते हो तुम, सिंह की संतान हो तुम, कौन रोकेगा तुम्हें। तुम प्रलय हो, तूफान हो, इस राष्ट्र का अभिमान हो। और न जाने, पता ही नहीं चला ये राष्ट्र का अभिमान मेरे ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा कब बन गया, मुझे याद नहीं। मैं जब भी उनको मिलती हूँ, मैं उनके आँखों में तेज़ देखती हूँ, अंगार देखती हूँ, और उसके साथ ही मैं देखती हूँ उनकी आँखों में प्यार। प्यार, प्यार अपने वजूद पर, अपने पलटन की इज्जत पर, अपने यूनिफॉर्म पर, अपने टोपी पर, इस भारत भू पर, और तुम और हम भारतवासियों पर। प्रश्न यह है कि क्या हम उनको जानते हैं? क्या हमारे मन में भी उतना ही लगाव है जिनका उनका हमारे मन में है? आज वो समझ लेते हैं। सो मिलते हैं भारतीय सैन्य दल। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
की। यस, तो ये है हमारा भारतीय सैन्य दल। थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स को मैं टच द स्काई विद ग्लोरी, एक हम इनको भी थोड़ा सा उनके बारे में सोच कर आगे निकलेंगे, क्योंकि त्रिशक्ति में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, इसे हम त्रिशक्ति कहते हैं। आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि वक्त का तकाजा है। इनको कौन नहीं जानता, बस इनका नाम ही काफ़ी है। और एक इनका जो इनके बारे में अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा पूरी इंडियन एयरफोर्स क्या है। एक बार इनके लिए हम ज़ोरदार तालियां देंगे। विंग कमांडर अभिनंदन। एयरफोर्स में जब मैं उनके 12 विंग चंडीगढ़ गई थी, वक्त की पाबंदी क्या होती है, आप सब HR से हो, आज यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। वक्त की पाबंदी, जो शायद हम थोड़े से उसके मामले में सिविलियंस ढीले रहते हैं, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, लेकिन इनसे पाबंदी देखने के लिए मैं एक क्लिप दिखा रही हूँ जो फ्लाईपास की है। जस्ट इमेजिन, राजपथ पे जब भी अपनी परेड चलती है तो वहाँ पे जो फ्लाईपास करके हुए हमारे जो हवाई जहाज़ आते हैं एयरफोर्स के, वो दिल्ली से नहीं आते हैं। कहाँ से आते हो, कैसे शुरुआत करते हैं, क्या वक्त है, ये 6 बजे उनकी शुरुआत हो जाती है और वो तैयारी करते हैं। 7 बजे उनकी आगे निकलते हैं, 9 बजे सैल्यूट होता है और अब उनकी उड़ान भरते हैं। वो ये दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं आ रहे हैं, दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा है राजपथ पर। उनको वक्त दिया है कितने बजे आने का, वो भी हम देखेंगे। ये उनका जस्ट वहाँ कौन कौन आएगा, रुद्र आएगा, वहाँ हरक्यूलिस आएगा, नेत्र, वहाँ ग्लोब है, तेजस है, एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाल एंड फ्रॉम जोधपुर। आप देखेंगे दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाल, नेत्र, ग्लोब, सुखाई, फ्लैंकर और 10-20 को तेजस, जगवर, फलकराम। अब उनको ये उनका होल्डिंग पॉइंट है इन एयर 100 फीट टू 10,000 फीट। उनको कितने बजे वहाँ पहुँचना है उसका भी उनका उनको मैप दिया हुआ है। उनको क्या वक्त दिया है हम देख लेते हैं। राजपथ पर 11:22 रुद्र, 23 हरक्यूलिस, 11:24 नेत्र को आना है, 11:25 ग्लोब को आना है, 11:26 तेजस आएगा, 27 को जैगवर, 28 को फलक्रम, 29 को सुखोई। ये उनको टाइम दिया है, 6 बजे से शुरुआत है। एंड नाउ सी ऑन राजपथ, रुद्र 20, हरक्यूलिस 23, नेत्र 24, ग्लोब 25, तेजस 26, जगवर 27, फलकरन 28, सुखोई 29 एंड फलकरन इज देयर एट 11:30 एंड यस दे आर ऑन राजपथ। इसे कहते हैं वक्त की और सेकंड की पाबंदी। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो उस वक्त की पाबंदी को समझो। इंडियन नेवी, मैं वहाँ गई थी इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी के युद्ध नौका में जाके आई, लेकिन मैं स्पेशली सबमरीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि सबमरीन आप देखेंगे कैसे उसके अंदर जाते हैं, कैसे वहाँ जगह है, वहाँ जगह है ही नहीं। वहाँ ये जो मशीनरी के साथ जो है वो खड़े हैं अफसर्स। वंस दे एंटर इन सबमरीन they remove their tags, they remove their ranks, they all are together. HR का ये पहला लेसन है कि you have to be with your men. और यहाँ ना ऑफिसर होता है ना कोई उनका इंचार्ज होता है, they all are together and they go hand in hand. और जब मैंने उन बच्चों को पूछा कि आप कितने दिन, उनकी उम्र है 22, 23, 24 साल ना, वो बोले हम 36 दिन के निकलते 36 डेज़ के लिए, परहैप्स हम 45 डेज़ के बाद भी आते हैं। वहाँ जगह ही नहीं है और उसमें वो ना उनका व्हाट्सअप है ना गर्लफ्रेंड का फ़ोन है, कुछ भी नहीं है। वहाँ काम करना है और वो उनके चेहरे पे देखेंगे कि वो हंस रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये कैसे कर लेते हो? दोनों ने कहा उसमें क्या है मासी, हमने दिमाग में डाल दिया है। माइंडेड, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, करेज, कमिटमेंट, कन्विक्शन, 4 Ds एंड 3 Cs तो मैंने देखे ही है, लेकिन ये एक 5वां D मैंने उनसे सीखा, दिमाग में डाल देना है। आज के जो सब प्रोफेशनल्स है बहुत तंग आए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत कुछ हो रहा है। आज उनके लिए ये प्रोग्राम है, किस हद तक हमारे बंदे क्या काम करते हैं एंड देयर इज़ नो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो दिमाग में डाल देते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आएंगे आर्मी, इंडियन आर्मी। कैन यू बिलीव दैट जहाँ 12 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जी, भारत के
अलग अलग इलाके में है, अलग अलग इलाके से है, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग राज्य से है, एंड देर इज़ नो HR एंड स्टिल दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इंडियन आर्मी. देर इज नो HR. वहाँ जो भी है वो उनका कंपनी कमांडर इज़ लाइक उनकी ख्याल करता है. जो प्लेटून कमांडर है वो प्लेटून का देखता है, कंपनी कमांडर कंपनी का देखता है, और जो CO है, कमांडिंग ऑफिसर, इज़ लाइक अ फादर. ही नोज ईच एंड एवरी पर्सन जो उनके साथ काम करता है, नाम सहित, भाषा सहित, उनके घर के प्रॉब्लम सहित. ही नोज एवरीथिंग. और उसका उत्तम उदाहरण मैं भी बोलूँ कि आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट जनरल साहब मनोज नरवणे साहब आज लेह में है, जहाँ 50,000 हमारे फौजी खड़े हैं. किस हालत में और कैसे खड़े हैं आप सोच सकते हो. मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी भी उसका. लेकिन एक जनरल जवान को मिलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वहाँ से, दिल्ली से वो लेह पहुँचते हैं. दिस इज़ द लेगेसी ऑफ आवर इंडियन आर्मी. HR, यू शुड थिंक अबाउट इट कि क्या हमारा ये रिश्ता. मैं तो बोलती हूँ HR रिसोर्स का डिक्शनरी मीनिंग इज मीन्स साधन. आपके साथ काम करते वो आपके साधन नहीं है. यू रिमेंबर HR का मतलब, मैं ह्यूमन रिलेशन, जैसे IR में हम कहते हैं, तो मैं HR और IR का कॉम्बिनेशन कहूँगी कि ह्यूमन रिलेशंस और दूसरा हृदय से रिश्ता. एक बार वो हो जाएगा तो किसी भी कंपनी को अपने प्रॉफिट के लिए टारगेट देने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा. ट्रेन देम हार्ड. हमारे आर्मी में इतना कठिन ट्रेनिंग मिलता है कि बंदा समझ जाता है मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ऑफिसर्स along with their responsibilities, उनकी अथॉरिटी तो वो ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सोल्जर. दिस इज़ समथिंग legacy of this army and this is a wonderful organization. तो चेटवुड मोटो अगर आप सब इम्बाइब करेंगे तो मैंने जब भी आपके साथ बात की थी विपिन, तभी फाटक सर थे और उन्होंने कहा जहाँ HR स्ट्रांग वहाँ कंपनी स्ट्रांग होती है. जी ज़रूर, लेकिन वो बोलने के लिए होती है या वो एक्चुअल में होती है, वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है. जब मैं आपको यहाँ से कोई उदाहरण दे दूंगी तो चेटवुड मोटो अगर आप आपके ज़िंदगी में फॉलो करोगे तो देर इज़ नथिंग लाइक इट. व्हाट दे से, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. आपको उसको कंपनी करना है. सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द पर्सन यू कमांड कम नेक्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, एंड योर ओन ईज कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. जवान से जनरल हमारे आर्मी में यही मोटो से काम करते हैं. एंड दैट्स वाई वी आर द सुपीरियर पावर, वी आर द सुप्रीम पावर एंड नंबर 1 इन द वर्ल्ड. दिस इज़ अवर आर्मी. सो ये चेटवुड मोटो आपको ज़रूर हेल्प करेगा. मैं थोड़े से कोई दिखा रही हूँ आपको कि कैसे ये कुपवाड़ा था. मैं तंगधार गई थी, बहुत सारा था, लेकिन आज मैं थोड़ा कम बता रही हूँ आपको. ये मैं जब वहाँ गई थी, आप देखो, मैं जाने के पहले हाफ एन आवर, मैं 6 घंटे तो वो साधना पास में अटकी थी. फिर मैं वहाँ गई, 6 घंटे से बंदे मेरा इंतज़ार कर रहे थे. और वहाँ उनकी जो बॉर्डर थी, वहाँ कुछ आधे घंटे पहले एक हादसा हुआ था. लेकिन यू कैन सी द वे दे आर स्टैंडिंग. उनके फेस देखेंगे आप, कोई चिंता नहीं, कोई त्रासदी नहीं. आएगा उसे हम देख लेंगे. ये उनका जो तरीका है, वो क्या करते हैं, वो तरीके बदलते हैं, इरादे नहीं. और ये इरादे उनके दृढ़ रहते हैं. जैसे मैंने एयरफोर्स का भी और नेवी का भी कहा, एयरफोर्स के बारे में तो मैं हमेशा कहूँगी कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, अब तुम्हारे इम्तिहान और भी है. तुम शाहीन हो. शाहीन मतलब ईगल, ससाना, और परवाज़ मतलब उड़ान लेना. तुम शाहीन हो, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है. एक बार हम एयरफोर्स के लिए ज़ोरदार तालियां देंगे. और नेवी के लिए यही कहूँगी कि ना संघर्ष ना तकलीफ़, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में. बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. तो एक बार हम इंडियन नेवी को तालियां देंगे. और अभी हम आर्मी के मतलब तीनों दलों को एक ज़ोरदार तालियां से आगे जाती हूँ. क्या हम ऐसे माहौल में काम करते हैं? क्या हम ऐसे माहौल, यहाँ जो बंदा एक खड़ा है, उसकी 2 महीने की उसकी एक ट्विन हुई थी उनको, और उनको 10 दिन की छुट्टी मिली थी, और शायद उनका पोस्टिंग भी उनके घर के नज़दीक हुआ था. लेकिन
बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स एट लद्दाख आज वो 2 महीने की रादर 2 बच्चियाँ ट्विन को छोड़ के 15 दिन की बच्चियों को छोड़ के आज वो लद्दाख में कार्यरत है। कल ही मैंने उनको पूछा कैसा है बेटा, बोला शायद मैं अभी आ जाऊँगा, 4 महीने की बेबी है लेकिन थोड़ा सा छुट्टी लेके आऊँगा, बट जब मुझे बुलाया जाता है सर्विस बिफोर सेल्फ आई एम देयर, दिस इज़ द मोटो ऑफ अवर इंडियन आर्मी। देखिए कैसे मैं अलग अलग, ये है थ्रेगाम में बैठे बंदे कितनी डिसिप्लिन से वो बैठते हैं। ऐसे इलाके में ये मैं गई थी तभी तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, जस्ट इमेजिन अभी वहाँ क्या हाल होगा। ये बुमला पास है अरुणाचल का, और पीछे यू कैन सी कैसे हमारे बंदे खड़े रहते होंगे। ये राजस्थान है। कहीं पर भी मैं गई, जब भी मैं एक जनरली उनको फ़ोटो निकालना रहता है हमारे साथ, तो आप देखेंगे वही डिसिप्लिन है। मतलब एक सोल्जर जब वो वर्दी पहनता है तो भले वो जैकरिफ का हो, राजरिफ का हो, वो 18 ग्रेनेडियर का हो या पैरा का हो, आप देखेंगे हर एक में वही तजुर्बा है, वही उनमें जोश है, वही उनमें जुनून है और वही उनमें डिसिप्लिन है। ये उनकी अकेडमी है जो उनको सिखाती है। ये चुमार पोस्ट है, चाइना की बॉर्डर। आज यहाँ बहुत बड़ी भारी मात्रा में कुछ चल रहा है वहाँ बहुत सारा, और बर्फ़ भी बहुत है। ये नागालैंड है। नागालैंड का ये बंदा था, आप देखेंगे कि वो मैं आने के पहले खड़े रहते हैं जी, हाथ मिलाने के लिए, ऐसे नहीं कि वो मैं। तो ये जो बंदा खड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं इसको, ये उसके बाजू में एक स्टिक थी, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था इन मिलिटेंसी अटैक में। और मैंने उसको पूछा कि इसके बावजूद तुम रहे यहीं? बोला हाँ, मैं 2 साल में मैं मेरे पैर का सब करके आ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये घर है मासी हमारा, ये मेरा परिवार है, और मैं यहाँ से कहाँ भाग जाऊँगा, मैं यही काम करूँगा। शायद मेरी ज़िंदगी का अंतिम क्षण भी इस देश के लिए ही मैं दे दूँगा। ये कहने वाला ये जवान है। और अगर एक देश का जवान ये कहता है कि ये मेरी वर्दी मुझे जिस देश ने दी है, उस देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नाम नमक निशान, नाम अपनी पलटन का, नमक जिस पलटन का मैंने खाया है वो, और निशान उसी पलटन का। कोई भी फौजी अगर उसको पूछेंगे किसके लिए मरना चाहते हो, देश के लिए नहीं कहेगा, कहेगा मेरी पलटन की इज्जत के लिए। और अगर हम बीइंग HR अपनी अपनी कंपनी एक पलटन सोचते हैं, तो पलटन की इज्जत का अगर ख्याल करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये इम्बाइब हो जाता है। और हमारे सैन्य दल के ये तो बड़ा ग्रंथ है, मैं तो उस ग्रंथ की एक लाइन आज आपके सामने ला रही हूँ। अगर वो एक थोड़ी सी भी उसमें से एक पेज भी हम सिविलियंस इम्बाइब करेंगे तो लगता है ये नाम नमक निशान ना सिर्फ फौज में रहेगा, लेकिन हर एक भारतीय के दिल में, मन में रहेगा। और अपना देश एक रियली सुजलाम सुफलाम मलय जैसे तलाम जो कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जब हम कहते हैं, तो वो हम हमारे इस एटीट्यूड से उसे सारे जहाँ से अच्छा बनाएंगे और बनाते रहेंगे। बहुत बच्चों के साथ मेरी बातें होती है, विविध ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ी हुई हूँ। एवरीबडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड। आज सर आपने कहा HR के बहुत सारे प्रोग्राम के लिए आपने अभी मुझे बताया क्या क्या आपने किया है। वहाँ आपने एक ह्यूमन रिलेशन की भी बात की थी कि वो भी आपने जहाँ उनके साथ वो बनाने की भी आपने चिंता व्यक्त की है। ये ह्यूमन रिलेशंस हमारे फ़ौज में क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो मैंने एक को कहा, ही वॉज डैम फ्रस्ट्रेटेड। मुझे फ़ोन करते हैं लोग कि माँ से थोड़ा सा बात करो। फ़ौज के लोग तो करते ही हैं, कभी कभी सियाचिन ग्लेशियर से फ़ोन आता है, मासी थोड़ा बात कर। हालत बहुत ख़राब है, जितना वक्त मैं बात कर सकती हूँ मैं करती हूँ उनके साथ। लेकिन मुझे तब डर लगता है कि मेरे IT सेक्टर के बच्चे, मेरे यहाँ के बच्चे, भले तुम काम कर रहे हो यार, अपने घर में हो, अपने आजू बाजू में सब कुछ मिल रहा है, भले कोरोना आया है लेकिन तो भी हमें सब कुछ मिलता था। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ हमारे बंदे खड़े हैं और उसके एक भी चेहरे पर त्रासदी नहीं है, ना फ्रस्ट्रेशन है। क्यों? व्हाई डू यू गेट फ्रस्ट्रेटेड? रोमांस विथ योर फ्रस्ट्रेशन। तो उसने कहा क्या बात कर रही हो? तो मैंने उसको ये दिखाया। मैं जब LOC गई थी तभी उसने कहा मैम वी आर रोमांसिंग विथ LOC। जस्ट सी व्हाट इज LOC, व्हाट दे से, योर नाइट आई एम अवेक, you are safe, weather tough, my will tougher। करो अपना will tougher। कोई
उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सीजन चेंजेस, माय ड्यूटी सेम, वो वैसे ही काम करता है। शिवरिंग कोल्ड, अनशेकन कमिटमेंट, ये है नाइट पेट्रोलिंग, ये है डे पेट्रोलिंग, और ये है 1 स्टार कुक हाउस बट 5 स्टार फूड। बंदो मुझे बताओ आपको कहाँ नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। ऑर्डर करोगे तो दरवाजे में आपको 5 स्टार कुक मिल रहा है, लेकिन ये मेरे बंदे इस तरह, वो जो काट रहा है ना लौकी, वो बाद में बाहर जाके बंदूक धरता है, पकड़ता है, लेकिन कितने हंस हंस के वो करते हैं। और करना तो छोड़ो, खाने का देखो, इस तरह खाते हैं ना, उनके चेहरे पे कुछ है, गुड ह्यूमर मेक्स एवरीथिंग टॉलरेबल। थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो, ज़िंदगी बहुत खुशहाल करोगे। इनके साथ जब मैं वहाँ से एलओसी से नीचे उतरी तो एक ही बात मन में आई, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, साहस ना हो तो इंसान व्यर्थ है। तो आप एचआर सोचो, आपको व्यर्थ ज़िंदगी जीना है, सिर्फ इंसान होके रहना है, या उस इंसान का भी मतलब समझना है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के लिए पहले 5,000, 7,000, 11,000 अक्लेमेटाइज होके 17,000, 21,000 ऐसे जाना पड़ता है। यू कैन सी दिस सियाचिन ग्लेशियर, ये है पीओके, ये इसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ है। ये पूरा भारत हमारा नहीं है, जो हम दिखाते हैं हमारा है, लेकिन है हमारा, लेकिन ये फिलहाल पीओके है। ये जो है ये एरिया वो अक्साई चीन है, इसके लिए कारगिल बॉर्डर पे आ गया। और यहाँ से NJ9842 होता है, यहाँ से 110 मीटर की ये जो लाइन है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये यहाँ अपनी एलओसी ख़त्म होती है, ये लाइन यहाँ जाती है। और ये इलाका पीओके ने चाइना को दे दिया था, तो ये आया सियाचिन ग्लेशियर। -56 डिग्री टेम्परेचर, 300 किलोमीटर स्पीड से बहने वाली हवा, इसे 3rd पोल भी कह सकते हैं। और यहाँ काम करना मतलब पंचमहाभूतों के साथ सामना, दुश्मन तो है ही, लेकिन जो उनका करारा हमला होता है वो पंचमहाभूतों के साथ होता है। सो दिस इज़ सियाचिन ग्लेशियर। वहाँ एक ओपी बाबा है, श्रद्धा है उनकी, वो ओपी बाबा को, ये सियाचिन बेस कैंप है, यहाँ से वो प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके अपने आगे निकलते हैं। ये जो मैं खड़ी हूँ वो सियाचिन ग्लेशियर का लास्ट टेल है। ये पत्थर नहीं है, ये बर्फ़ है, उसके ऊपर उनका ट्रेनिंग होता है जी। यू कैन सी दैट, ये ट्रेनिंग ऐसे उनका होता है जब बर्फ़ नहीं है। ये ट्रेनिंग है, ये जब बर्फ़ के साथ उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो है। और सी द सियाचिन ग्लेशियर, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह काम हम करते हैं, सोचो। तो ये है, अब ये मैं एक बताती हूँ कि ये एक नो डाउट जो मैं कहने जा रही हूँ उसका फ़ोटो नहीं, लेकिन यही सीन था कि 17,000 फीट पे हमारा एक मेजर साहब बैठा था, उसको पता चला कि 15,000 फीट पर एवलांच हुआ है और 4 लोग इस बर्फ़ में, 4 लोग इस बर्फ़ में अंदर ढके हुए हैं। उनको वो भागते हुए, जहाँ सांस लेने की मुश्किल है वहाँ वो भागते हुए नीचे आए और उन्होंने बर्फ़ में देखा, कहाँ ढूंढेंगे बॉडीज़, पूरा तो एवलांच है, लेकिन ढूंढना है क्योंकि वो मेरा बड़ी है जो अपने घर में, उसे हमें पहुंचाना है। खुद का सामान जहाँ नहीं उठा सकते, खुद का पैर उठाने में दिक्कत है, वहाँ उन बंदों ने 30 घंटे वो 4 बॉडीज़ को ढूंढ निकाला। और अल्टीमेटली जब वो बैठ गए चारों को लेके, तब उसने, मेजर साहब ने कहा कि मेरे जो ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर, वो पिलो जैसा उनका शरीर हुआ था जो मैंने उठाया था। फिर उसने कहा कि हमने हेलीकॉप्टर मंगवाया, तो जो आने वाला था हेलीकॉप्टर, उसने कहा कि वहाँ तो जगह ही नहीं है, मेरा एक ही लैंडिंग शो पत्थर पे किधर भी रहेगा और वो मैं 4 सेकंड ही रहूँगा, आपको 4 सेकंड में बॉडीज़ हेलीकॉप्टर में डालनी है। जस्ट सी ऐसे उस जगह पे कैसे हेलीकॉप्टर आते हैं, वो ये सीन नहीं है, ये दूसरा है, लेकिन मैंने दिखाने के लिए किया कि ऐसे हेलीकॉप्टर में 4 सेकंड में सियाचिन ग्लेशियर पे कोई इमेजिन कर सकता है? व्हाट अ प्लानिंग, व्हाट अ प्रिसीजन। और हमारे मेजर साहब ने इतनी प्रैक्टिस की उधर कि कैसे आएगा 4, तो उन्होंने रिहर्सल की बाकायदा, चलने की, उठाने की, रखने की। और जैसे ही हेलीकॉप्टर आया, 4 बॉडीज़ उन्होंने अपने घर लिए, बाय बाय करके वो बैठे, क्योंकि
किसी भी बड़ी को घर में पहुंचाना, पीछे नहीं छोड़ना, ये हमारे आर्मी का उसूल है। और उस तरह उन्होंने दिया, वो है मेजर गौरव गोडबोले। अब वो अब उन्होंने VRS ली है, बट ही आप मेरा बुक है फॉर योर टुमॉरो, जो तुमच्या उद्यासाठी आपला आज येणारा सैनिक, उसमें उनकी पूरी स्टोरी है। इट इज़ अमेजिंग एंड व्हाट दे से, वी डू द डिफ़िकल्ट एज रूटीन, इम्पॉसिबल मे टेक लिटिल लॉन्गर। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, इसीलिए हम कहते हैं सियाचिन सैनिक अजीत है, अभीत है। एक बार उनके लिए हम ज़ोरदार तालियां देंगे। अब जबकि ह्यूमन रिलेशन की बात है, तो ये जो बॉन्डिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगी एज द ग्लू ऑफ लाइफ, यू नो। उस बॉन्डिंग को मैं ग्लू ऑफ लाइफ कहती हूँ। तो ये हमारे मेजर साहब हैं, एक कुपवाड़ा में थे, और जब उनको मिलिटेंसी वहाँ है करके पता चला, तो वो और उनके दूसरे मेजर साहब और उनके बंदे, ऐसा निकला था ट्रूप वो कुपवाड़ा के अंदर। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे नज़दीक, उन्होंने देखा ये घर में मिलिटेंट है, अब आगे जाना है, एक राउंड लेके, टर्न लेके जाना है। वो दोनों वहाँ खड़े थे, तब उनके दूसरे मेजर साहब ने उनको कहा था कि, मैं नाम भूल गई, शायद भट्ट होगा, बट आई एम नॉट श्योर, मेजर ने, मिथिल ने मुझे बताया था। तो उन्होंने कहा, मिथिल तुम पीछे रहना, मैं आगे जाता हूँ। मिथिल ने कहा क्यों? नहीं, आगे बहुत खतरनाक था, शायद वापस नहीं आने का आ सकेंगे, ये सिचुएशन थी। तो मिथिल ने कहा क्यों? उन्होंने कहा अरे तू बाप बनने वाला है, तू पीछे रह, मैं आगे जाता हूँ। मिथिल ने कहा साहब, मेजर साहब, लेकिन आप भी तो 2 महीने में बाप बनने ही वाले हो। उन्होंने कहा मिथिल को, मिथिल मैंने मेरा पहला बच्चा देख लिया है, तुम्हें पहला देखना है, मैं आगे जाऊँगा, मैं तू में। अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया, हाथ पकड़ा और दोनों आगे गए, ऑपरेशन सक्सेसफुल करके दोनों वापस आए। आज ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डांस कर रहे हैं। एक मिथिल के लिए मेरे मन में ये आया है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं दोस्त, ये ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं दोस्त, ज़िंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। आज ये एक मिसाल बन गया है। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मदत्त गोयल, वो डांस कर रहे हैं। उसमें क्या है ना, डांस तो सभी कर लेते हैं, वो रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं, उसमें क्या है, सभी चला सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उनमें ये है, एट द एज ऑफ 24, यंग कैप्टन, जिसका 2 महीने का बच्चा था, उसको छोड़ के जब पहले ही साउथ कश्मीर में आए थे, वो अगेन मिलिटेंसी अटैक, मिलिटेंसी है करके उनको एक ऑपरेशन दिया गया था, और उसमें वो निकले। जोश था, 24 साल का जवान। अभी ये मैंने पहले बॉन्डिंग आपको दिखाया अफसर का, अब ये देखो अफसर के साथ सीनियर जो है सूबेदार मेजर हवलदार, उनका क्या रिश्ता है। तो उसने कहा कि मैं तो बड़ा जोश में था और मैं आके निकला, मुझे ओपी वहाँ खड़ी करनी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइन क्रॉस करके बाहर भी गया। मेरे हवलदार जो थे, उनका नाम है मैंने कुलदीप सैनी, सरदार कुलदीप सैनी। उनको कह रहे कि आप आगे मत जाओ, आप आगे मत जाओ, लेकिन ये बड़ा जोश में था, आगे गया और वो बोला, मुझे धप आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा, क्या हुआ, कहाँ से आवाज़ है, और इतने में मैंने देखा मेरा पैर उड़ के मेरे सामने उड़ गया। तभी मेरे मन में ये आया कि क्यों मैं, वाई मी, अब क्या, वेदर माई वाइफ विल एक्सेप्ट मी, वेर मैं आई can I teach my son volleyball, can I play with him football, I should not survive, and then he thought कि again वो माइंड पे दूसरा पैर भी रखे। लेकिन हवलदार ने देखा 24 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। सी दे कैन रीड द माइंड, यू नो, एनवेलप भी जाएगा तो विदाउट ओपनिंग एनवेलप दे कैन रीड द लाइन्स इन इट। सैनी साहब के मन में आया, ये बंदा तो नौजवान है, उनका तो एक्सपीरियंस था। वो भागते गए उनके पास,
24 साल का बंदा उनको कह रहा है आई एम योर ऑफिसर, डोंट कम, मैं कोर्ट मार्शल करूंगा, आगे मत आना क्योंकि यहाँ माइंस है। ही वॉज वरीड कि उनका पैर भी ना कुछ हो जाए। और ये बंदा कह रहा है साहब आप कुछ भी करो, भले मुझे कोर्ट मार्शल करो, मैं घर जाऊंगा लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपको उठाऊंगा। और वो सैनी साहब उनके गए और उन्होंने अपना पटका निकाला क्योंकि उसके पैर के पूरे पैर टूट गया था और उसकी सब नसें बाहर आई थी। उन्होंने अपना पटका उठाया। किसी भी खालसा को पूछेंगे तो वो पटका कभी नहीं उतारते हैं, एकदम रेयर केस में उतारते हैं। उन्होंने वो पटका उतार के उनके पैर को बांधा और तभी डीडी बोला कि मैम मैं समझ गया कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। और फिर बड़ी स्टोरी है, अगेन यू कैन रीड दैट। पर वो करने वाला बंदा, ये जो उनका जो सैनी साहब है, ये रिश्ता देखिए, जूनियर अफसर बट अ सीनियर जवान, कैसे उनका रिश्ता है। उन्होंने उनको 36 घंटे के बाद वो नीचे आए और अल्टीमेटली जब उनका ऑपरेशन हुआ तो कंटिन्यूअस वो सैनी उनके साथ, साहब कितने जाना है सब, क्योंकि उनको अगर नींद आएगी तो प्रॉब्लम होगा करके उनको जगाते जगाते वो पूरा इलाका नीचे बेस तक लाए। और फिर डीडी ने कहा कि मैंने मुझे 36 घंटे के बाद जब पहला इंजेक्शन मिला, मैंने कहा था सर मेरा पैर मत काटो, मुझे बच्चे के साथ फुटबॉल खेलना है, लेकिन पैर काटना पड़ा। बट इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है। वो कहते हैं व्हेन पीपल डाउटेड माई एबिलिटी टू वॉक आई डिसाइडेड टू फ्लाई एंड यस ही फ्लू। आज वो अपना पुणे में एनडीए में इंस्ट्रक्टर के तौर से लेफ्टिनेंट कर्नल इस हैसियत से काम करते हैं। आदमी क्या कर सकता है अगर उसके मन में बड़ी इच्छा हो, बड़ी आकांक्षा हो और उसके मन में एक धारणा हो कि किसी भी हालत में मैं करके ही रहूँगा। आज डीडी के लिए एक ज़ोरदार तालियां हम दे देंगे। ये है कारगिल वॉर का एक दृश्य है। देन कैप्टन करियप्पा जो बीच में बैठे हैं, ये अभी ब्रिगेडियर करियप्पा, ये इस तरह का बंदा है। देखिए आप, जब उन्होंने 0.5203 वापस मिला था तब का उनका फ़ोटो है। और दूसरे ऑपरेशन में वो बहुत बुरी तरह घायल हुए। ही वॉज रादर, वो जिंदा रह गए, उनको एयरलिफ्ट हुआ, वो आ गए अस्पताल में, ही गॉट द ट्रीटमेंट। आज वो ब्रिगेडियर की हैसियत से काम करते हैं। लेकिन अब उनका रिश्ता, उनके साथ एक नामदेव पवार था जवान जो उनके साथ था। जब उनको होश आया उसने पूछा नामदेव कहाँ है। हिज एज वॉज 25 एट दैट टाइम। नामदेव तो नहीं रहा। सेना तो अपने लोगों का ख्याल करती है, दैट इज़ अ लेगेसी दे। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी इतना सेना उनके साथ जुड़ी रहती है, उनके फैमिली के साथ भी। लेकिन बीइंग अफसर, बीइंग द कंपनी कमांडर, आज तक 20 साल हुए, उन्होंने नामदेव पवार की 3 लड़कियां थी, उनका एजुकेशन किया है, उनको ग्रेजुएट बनाया है। और अभी वो कहते कि उनकी शादी होने तक मैं उनका ख्याल रखूँगा। और क्या लेगेसी हो सकती है किसी भी रिलेशन की। दिस इज़ आवर ग्लोरी ऑफ आवर इंडियन आर्मी। ये हमने, ये कारगिल हीरोज़ हैं जो कारगिल लड़े थे, तब वो 18-20 साल के थे बंदे सब। अभी लास्ट ईयर हमने 20 साल कारगिल पे उनका सत्कार किया था। तो मेरे बाजू में जो है वो ये कर्नल साहब है, मैं बताऊंगी। और एक ये जो बंदा है पीछे, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। आप ये देख रहे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ, ये जो तीनों है ये सब जो है ना वो कारगिल हीरोज़ हैं। और ये सामने की पहाड़ी पे वो लड़े थे और हम उसके सामने की ओपी में आके उनसे सुन रहे थे कि क्योंकि हमको टॉप में कैसे है वो, कहाँ वो लड़े वो देखना था। तो यू कैन सी ऑल दिस पीपल आर स्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग उन्होंने कारगिल वॉर क्या लड़ा था। तो ज़रा ये बंदा आप देख लीजिए जो वहाँ हमें बता रहा है कि क्या हुआ था। ये बंदा असल में ऐसा है, ये LMG पे था, नोल कैप्चर करे तो कर्नल साहब ने, उनके जो कमांडिंग अफसर तब थे मोहित सक्सेना, उन्होंने मुझे कहा कि मासी वो मेरे साथ था। और जैसे ही LMG पर एक बंदा गिर गया, इसने लीड लेके वो खुद वो LMG पे बैठा, वो फायर बेस पे, वहाँ सब आयुध रहते हैं, UMG, LMG, MMG, तो ये LMG पे बैठा था और बड़ा जोश था उसमें और वो लगातार कवरिंग फायरिंग दे रहा था क्योंकि अभी हमें आगे जाके नोल कैप्चर करना है जी।
एक सेकंड ऐसा आया कि सामने से पाकिस्तानी फायरिंग आया और उसका ये पूरा फेस, उसका नाक आधा, उसका चिक, उसका कान, ये पूरा फेस, आँख, ये पूरा लेके गया वो फायरिंग। सिर्फ ये साइड का थोड़ा कुछ बचा, पूरे फ्लैश के चिथड़े 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 हुए, पूरे उसके मुंह पे पूरा वो खून था। मैंने उसको देखा, वो बंदे ने मेरी तरफ देखा और मुझे ऑर्डर देनी थी कि आगे चलो, आगे जाना है, क्योंकि मेरी लड़ाई बाकी थी। उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, मोहित कह रहे हैं मुझे, उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि साहब मुझे मत छोड़ के जाओ। साहब ने कहा कि यहाँ रुको, मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे वो लड़ाई का फाइनल रिज़ल्ट देना है मेरे कमांडिंग अफसर को, सो यू रिमेन हियर। उसने कहा उफ तक नहीं की। उसका हाथ छोड़ना, आज भी जब मोहित ये स्टोरी बताते हैं उनकी आंखें भर आती है, जितनी उसकी भी आती है। बुलाई में मेरा कर्तव्य था, भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा। मैं ऊपर गया, मैंने नोल में पूरा हमने कैप्चर किया। आई केम बैक। हम लोग दूसरे रोड से जा सकते थे, लेकिन हम इस बंदे को, मुझे मालूम था ये बंदा सांस पकड़ के रखेगा, उसको हौसला था। मेरे साहब ने अभी हाथ छोड़ा है, लेकिन मेरा हाथ पकड़ने के लिए साहब आने वाले हैं। और हम पीछे आए, उसका हाथ पकड़ा और 12 घंटे तक हमें उसको नीचे लेके आने का, क्योंकि हम लोग सब 16,000 फीट पर थे, उसको नीचे 12 घंटे के बाद आए, लेकिन इस बंदे ने उफ तक नहीं किया। दिस इज़ द ट्रेनिंग माय डियर, दिस इज़ द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन आर्मी। और वो जब नीचे आए तो उनको अस्पताल में भर्ती किया। उनके फेस पे 32 ग्राफ किए हैं आर्मी ने, और बाद में भी उन्होंने 8 साल सैनिक रह के, अभी वो DRDO में कार्यरत हैं। और वो जब भी पहले बार युद्ध के बाद जब मोहित वहाँ जाके उनको मिला, तो उसने पहले कहा, हाथ पकड़ा, नहीं कि उनके तरफ से मुंह फेरा, हाथ पकड़ के कहा, साहब एक ही चिंता है, अब मेरे से शादी कौन करेगा। लेकिन भगवान की दया से उनकी शादी हुई और उनके बच्चे हैं। वो वीर माता, जो वीर पत्नी को भी हम एक बार ज़ोरदार तालियां से दे देंगे। और जिन्होंने ये फ़क्र का काम किया, वो अभी भी उनके साथ जो जुड़े हुए, मैं वही बोलती हूँ कि हाथ छूटने से रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की दहलीज से लम्हे नहीं टूटा करते। मिलते हैं कुछ लोग ज़िंदगी में जिनसे रिश्ते कभी छूटा नहीं करते। वो है तभी का मेजर मोहित सक्सेना, नाउ कर्नल मोहित सक्सेना, वीर चक्र। बट जब काम है तो काम ही करना है, वहाँ रिश्ता उनका लेकिन रिश्ता बीच में नहीं आता है, लेकिन वो रिश्ता टूटता भी नहीं है ना। हमारे क्या होते हैं, हमारे रिश्ते बहुत टूट जाते हैं और एक जोड़ जाते हैं, लेकिन एक गांठ पड़ जाती है। कबीर का दोहा है ये कि गांठ पड़ जाए, झटके से रिश्ता मत तोड़ो, फिर मत जुड़ो, जुड़ेगा तो भी गांठ पड़ती है। लेकिन इनके ये जो ट्रेनिंग और ये जो उनका बड़ी जो एक दूसरे को कहते हैं, वो सही सलामत रहता है। मैं और शायद 15 मिनट है मेरे पास, हाँ, ये लास्ट मैं बताती हूँ। ये जो बंदा है वो मेरे साथ उसमें फ़ोटो में था, वो कमल भान, ही वॉज 18 और वो बटालिक सेक्टर में था। उसने कहा कि मैं 18 साल का, और मेरे हविलदार मुझे ऑर्डर दे रहे थे कि चलो ऊपर जाना है, और मैं 17,000 फीट पर चढ़ते गया। और जैसे मैं ऊपर गया, एक पत्थर के पीछे हम रुके, क्योंकि मुझे वहाँ की पोस्ट में जाके उसको खदेड़ना था, वो जो बैठा था पाकिस्तानी सोल्जर वहाँ पे। तो हम चुपके से पीछे से ये साइड से गए, लेकिन पाकिस्तानियों ने, मैं नीचे था और मेरे हविलदार मेरे पीछे खड़े थे, उनको देखा और उनको ज़ोर से गोली लगी। जैसे गोली लगी वो नीचे बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपना कंधा उस पत्थर को ऐसे पकड़ के रखा और बंदूक लेफ्ट हैंड में लेके कहा, मैं कवरिंग फायरिंग देता हूँ, तुम आगे चलो। वो बोला, साहब मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ। बोला, नहीं, पहले काम करना है, फिक्र मत करो मेरी, आगे चलो। कमल भान बोला, मुझे मालूम था वक्त बहुत कम है। मैं ऊपर गया, वहाँ से रिंगते रिंग मैं कैसे गया, अपने नी पे चल के मैं गया, मैं ऊपर गया। उसको पाकिस्तान जिसने मेरे सूबेदार को हविलदार को जिन्होंने गोली मारी थी, उसका मुंह पकड़ा, उसको वही मैंने मारा और मैं इमीडिएट नीचे आया। मेरे जो लांस नाइक थे कृपाल सिंह, उनके पास मैं आ गया। कृपाल सिंह पूरे उनके लहूलुहान हुए थे, मैं भी लहूलुहान हुआ था, क्योंकि मेरी भी हाथापाई बहुत हुई थी। तो मैंने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि अभी तुम नीचे जाओ, मुझे यहाँ छोड़ो। वो बोला, साहब मैं नहीं छोड़ूंगा, अगेन द सेम लेगेसी। तो बोले, मैंने उनको अपने पीठ पे लिया
मेरे शरीर से खून बह रहा है, उनके शरीर से खून बह रहा है, गर्मी मुझे फील हो रही है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि कृपाल सिंह कैसे है। लेकिन मैंने कहा सर मैं आपको नीचे लेके जाऊंगा। 16,000 फीट, इमेजिन करो, जो बंदा इतना घायल है वो भी अपने घायल सीनियर को लेके पीठ पे उतर रहा है। तो ये जो कृपाल सिंह है, उन्होंने उसको कहा कमल भान एक काम करो, मेरे जेब में हाथ डालो। कमल भान बोला साहब अभी थोड़ा वक्त है, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, बाद में देखता हूँ। बोले नहीं नहीं, वक्त का मैं, देखो क्या है। तो वो बोले मैंने उनको पीठ पे लिया था, मैंने उनके जेब में से एक डायरी निकाली, जो उन्होंने मुझे कहा था वो डायरी निकाल, और उसने कहा रुको थोड़ा टाइम और देखो डायरी में क्या है। लास्ट पेज पे 3 नाम थे और उस 3 नाम में उसके सामने कुछ अमाउंट लिखी हुई थी। कृपाल सिंह ने उसको कहा मैं रहूं ना रहूं, शायद मैं ना ही रहूं, इन लोगों के मेरे पैसे देने हैं, तुम प्लीज़ उन तीनों के पैसे मेरे वाइफ से नंबर लेना और वो पैसे उनको दे देना। अमाउंट थी 75 रुपीज़, 125 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़। वो बोलता है कि मैंने कहा हाँ हाँ मैं करूँगा, मैंने जेब में रखा और मैं बातें करते रहा क्योंकि गर्मी आ रही थी, लेकिन मुझे पता चला वो गर्मी मेरे खून की थी ना उनके खून की। हमारी इंडियन आर्मी शक्तिशाली है, लेकिन इट इज़ एन एथिकल आर्मी। लास्ट मोमेंट पे भी ये बंदे ने ना अपने पेरेंट्स के बारे में कहा, ना वाइफ के, ना बच्चों के। उसने ये कहा कि उसके ऊपर क्या देना बाकी है, उस ऋण से उसे मुक्त होना था। और कमल भान ने नो डाउट वो आगे कर दिया। बट दिस इज़ एथिकल आर्मी, सो वी सैल्यूट अवर आर्म फोर्सेस। और एक बार इनके एथिकल के लिए हम उनको तालियां देंगे। कोहिमा में लिखा है, कोहिमा में जब मैं गई थी, वहाँ नागालैंड में केरुंग से महावीर चक्र उनके घर जब मैं गई थी, तो व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमॉरो वी गेव अवर टुडे। माघारी जेव्हा जाल परतून ओळख द्या आमची त्यांना आणि सांगा तुमच्या उद्यासाठी आम्ही आमचा आज दिला। आणि म्हणून मी हे पुस्तक लिहिलं, तुमच्या उद्यासाठी आपला आज देणारा सैनिक, जो मला समजला, जो मला भावला, जो मला कळला, जो मला लोकांपर्यंत पोचवायचा होता। आणि आय एम honored to say कि continuous 3 years, on 26 July my books were released and this was released by General Anbu Saab on 26 July 2017। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस माध्यम से मैं अपने सैनिकों को आज लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। लोग हमेशा मुझे पूछते हैं क्या करें हम सैनिक के लिए, एक ही आंसर है, want to do something for a soldier, be an Indian who's worth fighting for। अब अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज HR के साथ मेरा ये गुफ्तगू जो हुई है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जस्ट रिमेंबर वी आर सो सेफ, वी आर सो हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड। हम तो बशी सॉसर में से चाय पीती है क्योंकि अपना कप पूरा भरा है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की माइनस करके हमारे प्लस ज़िंदगी के लिए अपना योगदान दिया है। पास नहीं कुछ भी देने को अपना यौवन देता हूँ, ये कहकर तुम्हारे और हमारे लिए अपनी जान तक देने वाले सैनिक के लिए आर वी वर्दी ऑफ हिज सैक्रिफाइस? ये एक क्वेश्चन हमेशा मेरे मन में है। और कोई दिक्कत नहीं है, हम जद्दोजहद कर सकते हैं अगर हम दिमाग में डाल देते हैं। ट्रेनिंग पक्का दे दो कि जिस ट्रेनिंग से उनको पता चले कि ये ट्रेनिंग अगर इतना करना है तगड़ा कि आगे जाकर कोई भी फ्रस्ट्रेशन उनके ज़िंदगी में नहीं आए। थोड़ा सा हमारे आर्म फोर्सेस से अगर आप कुछ एक पन्ना भी ले लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज टारगेट देके प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगी। प्रॉफिट अपने आप आपके पास आएगा जब बंदा कहेगा नाम नमक निशान, और जब अफसर कहेगा सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ माई कंपनी कम फर्स्ट, सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ माई बॉयज़ दोज whom I command come next and my own is come last always and every time। हवा के साथ चलते हैं हम, हवा का रुख बदलते हो आप। मैं हमेशा उनके लिए यही कहती हूँ, आपकी तारीफ़ में कुछ कहने नहीं मिलते मुझे अल्फाज, इतना ही जान लो दोस्त। मोहित करती है हमें आपकी बेखौफ अदा,
पूरी हो आपकी सुनहरी ख्वाहिशें, प्रज्वलित रहे आपकी जीवन ज्योत सदा। आज इन फौजियों के जीवन ज्योत के लिए हम सभी कामना करेंगे और एक उनको सल्यूट देते हैं। खड़े रहेंगे तो बहुत बढ़िया, आवाज़ दे देंगे ज़रा। आग से प्रखर है वो, पानी से गतिमान है, व्योम से भी ऊंचा है वो, धरती से सहिष्णु है। तूफानों से तेज है वो हमारी शान है। सरहद पे खड़ा भारत माँ का शेर दिल जवान है। गर्व है, नाज है तुम पर अभिमान। भारत देश की जनता का कोटि कोटि प्रणाम। माता की जय हिंद। अगर मन में कोई सवाल है तो अनुराधा ताई से हम पूछ सकते हैं। आगे के 10 मिनट सवाल आंसर। यस। मतलब जब आर्मी की बात आती है तो ऐसा कॉमन मैन, एकदम कॉमन मैन, नॉट एचआर, हाउ यू कैन हेल्प आर्मी? आपने एक स्लाइड में बताया, लेकिन और डिटेल में कि हम कैसे उनके साथ मदद कर सकते हैं। मुझे आप 2 महीने के बाद फ़ोन करो, मैं आपको जवाब दूंगी। वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू माय डियर, मेरे प्रेजेंटेशन के बाद सब खड़े होते हैं। मैं यू मे फाइंड मी श्रूड, बट दिस इज़ माई 18 years एक्सपीरियंस। उस प्रेजेंटेशन के बाद सबको कुछ ना कुछ होता है। वंस दे गो बैक अपने काम में, अपने घर में लगे रहते हैं, और देन मैं उनको इतना सारा एक्सप्लेन करती हूँ, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि क्या है, हम अब इतने अपने में मशगूल हैं, अपने में ज़िंदगी में, हमें इसका पता नहीं है क्या है सैनिक की लाइफ। तो पहले ज़रा समझ लो। यू कैन गूगल, यू कैन सी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, लेकिन हम वो गूगल नहीं करते, हम अदर चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। एज अ सिविलियन मैं एक ही कहना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट देयर फैमिलीज़, अंडरस्टैंड कहाँ से वो काम करके आते हैं, एंड बेस्ट वे उन्होंने मुझे कहा है, चेंज द टेक्सचर ऑफ सोसाइटी। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। एक है कि ताना और बाना कहते हैं। मैं वाराणसी में गई थी, जहाँ मुझे वहाँ एक ने कहा था कि यहाँ की साड़ी सबसे ग्रेट है। तो बोले यार हर जगह मिलती है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे वाराणसी का क्या? बोले आपको मालूम नहीं मैडम, इसमें एक ताना रहता है और एक बाना रहता है। अगर वो ताना जो सीधा और बाना अगर उसकी त्याची वीण जर घट्ट नसेल तर बाद में वो जब डाई में डालते हैं तो वो कलर नहीं आता है जो हमारी साड़ी में आता है। बाहर की साड़ी में और हमारे साड़ी में वो फ़र्क करे, क्योंकि पहले ताना बाना परफेक्ट चाहिए तो डाई चलता है। अपने समाज का ताना बाना ही बिगड़ा है, तो उसके ऊपर क्या डाई डालोगे हम? ये ताना, मुझे अभी फौजी बोलते हैं हमारे लिए कुछ भी मत कर मासी, करना है तो इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोसाइटी, एंड वी आर डूइंग दैट। सो लेट अस, और आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, मुझे किसी की नाम लेके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अवर सोसाइटी। इज़ दिस द सोसाइटी फॉर विच अ चाइल्ड ऑफ 25 years शुड गिव हिज लाइफ? Is this the society that he should leave his parents and go somewhere in the odd places where he is not getting any facilities? He is going because he is groomed, he is told to do that. जैसे मैंने कहा, वो बोलता है मेरे भले मुझे मौत भी हो मैं ये काम करूँगा, वो ओथ लेता है। दैट ओथ विच ही टेक्स, यू नो, वो उनके खून में परिवर्तित होती है। क्या कोई ओथ हम लेते हैं जो हमारे खून में परिवर्तित हुई है? हमने स्कूल में ली है, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव, क्या हुआ हम भूल गए? 11वीं के बाद वो ओथ हमने ली नहीं है, क्योंकि उसका खून में परिवर्तन नहीं हुआ। सी दैट ईच ओथ हमारी खून में परिवर्तित होगी। आज इस देश में जो इतनी एक्सेलेंट हमारी आर्म फोर्सेस है, जैसे मैंने कहा, आज जिस हालत में हमारे बंदे आज वहाँ खड़े हैं ईस्ट लद्दाख में, मैं लद्दाख में 25 बार जा चुकी हूँ। मैं तो नॉर्मल लद्दाख में गई हुई, थोड़े से बॉर्डर्स देखे हैं। आज जिस तरह से वो खड़े हैं, जिस तरीके से वो कुपवाड़ा में खड़े हैं, हर मोमेंट पैर डालो तो तुम्हारा कल का दिन देखोगे कि नहीं मालूम है, तो भी वो वही करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या उनका घर नहीं है? क्या वो पागल है इस देश के लिए? लेकिन उनको सिखाया गया है और अपनी इच्छा से वो गए हैं।
ये तुम्हारे मेरे लिए नहीं गए हैं। आप वो बोलते आप कैसे भी रहो, हम हमारा काम करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड जो जवान है वो शायद वो 10th पास होता है, ही में आस्क व्हाई मी नाउ। सब लोग वापस आएंगे तो हमारा क्या होगा? 7 कंट्री है हमारे आजू बाजू में जो हमारे साथ, यू नो हाउ मच फ्रेंडली दे आर। So remember the importance of Jawan, and you will introspect yourself. You will think of yourself and then find out. Let us improve the texture of the society. If you all can help me, please do that. We'll do that. Sure. Thank you very much. One last question. So, Nikhila, while introducing you, said that you were a banker ji, and you had time to retire, right. but you opted to retire. Yeah. What made you to actually get into this, and what was that incident or event which changed your life from a banker to form a Laksh Foundation and work for this noble cause? 2004 से मैं फ़ौजियों के साथ, जैसे मैंने कहा, मैं जुड़ी हुई थी। जो मैंने लक्ष्य फाउंडेशन की स्थापना की वो 2009 को की। मैं बैंक में मैनेजर थी। जो वक्त मिलता था मैं सैनिकों के बारे में, मेरी ज़िंदगी में मालूम नहीं ये कैसे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मैंने कहा वैसे 4 साल को जब मैं वहाँ खड़ी थी, मैंने वहाँ विजय स्तंभ पे मैंने कारगिल युद्ध देखा 99 में। आई वॉज इन मुंबई। मुझे कुछ भी पता नहीं चला था कि 1999 में क्या हुआ था, लेकिन फर्स्ट जब मैं द्रास कारगिल बटाल इस एरिया में गई एज ए घूमने के लिए गई थी, मैंने वो माहौल देखा, वहाँ का टेरेन देखा, और मुझे पता चला कि 20 साल का बच्चा जो कहता है या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर, लेकिन आऊँगा ज़रूर। 20 साल का बच्चा ये कहता है कि मैं पीठ पर नहीं छाती पर गोली लूँगा, ये कहने वाला अनुज नैयर है। या केंगरू से जो नागालैंड का है, रजपुताना राइफल में लीड करता है और लद्दाख में अपनी ज़िंदगी का आखिरी सांस लेता है। ये सब मेरे लिए बहुत अलग था, बहुत भारी था, बहुत। और जब मैं तोलोलिंग के सामने खड़ी रही कि यहीं से तो गए थे, मुझे करोड़ों का चेक भी कोई लिख के देगा कि जाओ ऊपर, शायद वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारे फैमिली को करोड़ों मिलेंगे, मैं नहीं जाऊँगी। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ। और यहाँ 20 साल के बच्चे तो इतना सब कुछ कर चुके। और तभी मैंने एक वहाँ ओथ ली थी कि जितनी मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मेरी तभी 20 साल की बच्ची थी। 62, 65, 71 में मैं स्कूल में थी, पता नहीं चला, लेकिन 20 साल की बच्ची जो मेरी इतनी सेफ़ है और वो अपने घर में इतनी सुरक्षित है, तो ये बंदों ने क्या किया है। आज से शिवाजी महाराज अगर आज तक ज़िंदा है तो उनके कवन गाने वाले लोग हैं। तो मैंने वहाँ ओथ ली थी कि मैं इनकी भाट बनकर इनके कवन गाऊंगी। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना। 750 से ज़्यादा लोग वहाँ लेके गई, वहाँ प्रोग्राम्स किए, इवेंट के 25 बार मैं वहाँ गई, और तब से लेके आज तक 4000 प्रेजेंटेशंस मैंने दिया। लेकिन 2009 को एक इंसिडेंस, इफ़ यू हैव टाइम आई विल गिव आंसर। 2009 को एक हुआ कि मैं बैंक में राहुरी में मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाने वाली थी। आई केम इन पुणे इन 2009, आई लेफ्ट मुंबई इन 2009। तो मुझे राहुरी में जाना था इंटरव्यूज़ के लिए, न्यू रिक्रूट्स का। और मैं नगर गई, तो नगर में मेरे एक ने कहा कि आपका प्रेजेंटेशन चाहिए, हम कल सुबह आपको राहुरी छोड़ेंगे। तो मैंने नगर में जब भी मेरा प्रेजेंटेशन दे रही थी, इतने में मेरी एक वहाँ पे एक प्रोग्राम होने के बाद अंधेरा था, एक लेडी आई। शी वॉज़ अ वेरी थिन लेडी, और वो आके उन्होंने मेरा हाथ में लिया और मुझे कहा कि बहुत अच्छा काम करती हो। मेरे पति भी थे, वो फौज में थे, और तभी पांडुरंग शास्त्री आठवले के स्वाध्यायी आके हमें पूछते थे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और हमारे दिन निकल गए। लेकिन आज के ज़माने में बच्चा भी माँ को नहीं पूछता है। उस वक़्त तू सैनिक के लिए बोलती है तुमने बहुत कुछ काम किया और ऐसा ही करते रहो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद। और उन्होंने मेरे हाथ में हाथ रखा और वो निकल गई। मैंने उनको देखा, बहुत शी मस्ट बी वेरी, बहुत कष्ट करके उन्होंने पैसे जमा किए होंगे, मुझे दिख रहा था। और मैंने हाथ खोला तो मेरे हाथ में 5 रुपए की नोट थी, जिसके ऊपर वो दिख रहा था कि कितने उन्होंने सफ़र की होगी ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ मेरे पर्स में तभी बहुत सारे पैसे थे, 1000 की नोट थी, 500 की नोट, लेकिन वो 5 रुपए मेरे लिए बहुत हेवी हुए, क्योंकि उसमें एक विश्वास था कि मैं कुछ करूँ। मैं घर आई, मैंने इनको बताया कि आज मुझे 5 रुपए मिले, क्योंकि मैं सब प्रोग्राम अपनी बदौलत कर रही थी, पैसे
नहीं लेती थी। इन्होंने कहा है बाजू में रख, ये अपने घर में मिर्ची कोथिमीर के लिए मत, उसको बाजू में रख। और वो 5 रुपया जब से आए और जब से मेरे आर्टिकल्स आने लगे, मेरे इंटरव्यूज़ होने लगे, पीपल से कि वी वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड वी वांट टू गिव यू समथिंग। अनुराधा प्रभु देसाई क्या करेगी पैसे लेके? तो मैंने कहा रुको रुको रुको, और देन पैसे आने लगे। इसके लिए हमने लक्ष्य फाउंडेशन की स्थापना की, अपने खुद के पैसे डाले, और ये 5 रुपये से वो जो अकाउंट मैंने खोला, दैट वाज द रीज़न कि मैंने वो फाउंडेशन खोला। और आज उसकी बदौलत हम इवेंट्स करते हैं, और आज तक एक भी इवेंट में ऐसे नहीं हुआ कि हमें कुछ किसी को बोलना पड़ा। अच्छे काम के लिए लोग आते रहते हैं। और मेरी ज़िंदगी में 5 साल की नौकरी छोड़ना इतना मामूली था विपिन। जब हमारे बच्चे जान छोड़ देते हैं हमारे लिए, तो मेरी 5 साल की नौकरी से क्या हुआ? मेरा थोड़ा प्रमोशन रुक गया, थोड़ा पेंशन कम हुआ, लेकिन ज़िंदगी में आनंद और समाधान में एक छोटी लाइन है। मैंने मेरे घर के लिए सब किया, मेरे परिवार के लिए किया, मेरे बच्चे के लिए किया, पोतों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैंने जब एक माँ के आंसू पोंछे जिसका बच्चा शहीद हुआ था, तब मुझे इतना समाधान मिला। आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस की जो एक थोड़ी सी लाइन है, अगर हम सब समझ सके तो ज़िंदगी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने जो आनंद लिया इतने साल से, आज एक फ़ौजी मुझे मासी कहता है और मेरे लिए खड़ा रहता है। शायद मेरे घर का बच्चा भी इतना नहीं खड़ा रहेगा और इतने प्यार से मुझे नहीं बुलाएगा। आज भी मैं रजौरी में फ़ोन करती हूँ, कहीं मासी कभी आ रहे हो, वी आर वेटिंग फॉर यू, ऐसा जब वो कहते हैं तब सवाल आता है, खून के रिश्ते सही है या ये रिश्ते? आप समझो, ये रिश्ते बनाओ, ये रिश्ते बढ़ाओ, एंड देन you will understand. Whatever I have achieved is for the soldiers, and it is. मैंने कुछ नहीं किया, ये होते रहा है। शायद मुझे एक जस्ट 1 मिनट में कंक्लूड करती हूँ। मुझे मेरा एक बुक में भी मैंने लिखा है, प्लीज रीड दॅट बुक, तुमच्या उद्यासाठी आपला आज येणारा सैनिक। जेव्हा मला स्वामींनी सांगितलं, माझं पुण्यामध्ये मठामध्ये लेक्चर होतं, और देन स्वामी आस्क मी कि आप क्यों बार बार जाते हो कारगिल, इतने हादसे हुए, कितने बार हमारे लैंडस्लाइड्स हुए, कितने बार ऐसे मौके आए कि शायद हम भी उसके नीचे जा सकते थे, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैं जाती रही तो भी। तो उन्होंने पूछा क्यों जाती हो, तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो उसने मुझे कहा आत्मा, जानते हैं आप आत्मा, मानते हैं आत्मा को, तो पुनर्जन्म को मानते हो, आत्मा को मानते हो? तो मैंने कहा, मैं चुप रही। तो बोले नहीं मानते हो। मैंने कहा सर मैं बैंक में काम करती हूँ, मुझे ना एडवांसेस का कुछ नहीं आता है, तो मैं एडवांसेस के बारे में बोलती नहीं हूँ, तो आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में मैं क्या मेरा ख्याल हूँ, आप उसमें स्वामी हो, आप बताओ। तब उन्होंने कहा अनुराधा आई टेल यू वन थिंग, तुम क्यों जाती हो? क्योंकि जिन बच्चों के साथ, जिन बच्चों के बारे में तुम बोलती हो, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। ती सगळी मुलं शुक्रताऱ्यासारखी आली आणि प्रभात स्वप्नासारखी निघून गेली। आप जिनके लिए बात करते हो वो आत्मा आपको मदद करते हैं। मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। अगले साल जब मैं कारगिल गई थी तब एक बड़ा हादसा हुआ, और उस हादसे से मैं कैसे बाहर आई मुझे मालूम नहीं। मेरे सामने लोग आए और उन्होंने मुझे मदद की, और एक आदमी डॉक्टर जो मेरे साथ आया था वो अदरवाइज़ उसकी हालत बहुत ख़राब होती थी, लेकिन सामने से लोग आए, उसको ऑक्सीजन मिला और मैंने वो किया, और मैंने वो हमारी सफल हुई मिशन। तो मैंने आके जब स्वामी को फ़ोन किया, स्वामी मैं आ गई हूँ और मैं समझ सकती हूँ आपने क्या कहा। बोले समझ गए ना बस, एंड ही केप्ट द फ़ोन। आई डोंट नो, इट इज़ हैपनिंग। अच्छा करो, भगवान चारों तरफ से आपको बहुत कुछ देता है। भी अपना संस्कृति है, विकृति संस्कृति और प्रवृत्ति में, मेरा खाना मेरी प्रवृत्ति है, लेकिन दूसरे का छीनना ये विकृति है। और मैं नहीं खाऊं लेकिन मेरे से आधा दूसरे को दो, ये अपनी संस्कृति है। लेट अस लव आवर संस्कृति एंड बिहेव accordingly and be wonderful, reasonable, responsible citizens of this country. Jai Hind.